नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1971 के उस युद्ध की जो चला तो सिर्फ 13 दिन, लेकिन उसने दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक नए देश के जन्म की। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। शाम का वक्त था। अचानक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय आसमान में गरजते हुए हमारे 11 एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान, और उनका मकसद साफ था, भारतीय वायुसेना को जमीन पर ही तबाह कर देना। लेकिन पाकिस्तान का ये दांव उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उसी रात देर गए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर आईं और पूरे देश को बताया, भारत पर हमला हुआ है और अब हम युद्ध में हैं। पर सवाल ये था कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कैसे दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि बात सीधी जंग तक आ पहुंची? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इतिहास में। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1947 में, जब पाकिस्तान बना था। 1947 में बना पाकिस्तान सच पूछिए तो एक बड़ा ही अजीब देश था। इसके दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर का भारत। मतलब एक ही देश पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। और विडंबना देखिए, देश की ज्यादातर आबादी करीब 55% पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, जो बंगाली थे। लेकिन सारी की सारी राजनीतिक और सैन्य ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। इतना ही नहीं, बंगाली भाषी लोगों पर जबरदस्ती उर्दू थोपी आ रही थी, जो उनकी अपनी पहचान, उनकी संस्कृति पर सीधा हमला था। और ये सिर्फ पावर से दूरी की बात नहीं थी, ये तो एक ऐसे अन्याय की बुनियाद थी जिस पर शोषण और बेइज्जती की पूरी इमारत खड़ी की जा रही थी। तो देखते हैं कि वो कौन सी पॉलिसीज थीं जिन्होंने इस असंतोष को गुस्से की आग में बदल दिया। तो सबसे पहली और बड़ी चिंगारी भड़की भाषा को लेकर। 1948 में सरकार ने ऐलान किया कि उर्दू ही अकेली नेशनल लैंग्वेज होगी। ये बंगाली पहचान पर एक सीधा हमला था। 1952 में ढाका में स्टूडेंट्स इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, और जवाब में क्या मिला? गोलियां। पुलिस फायरिंग में कई स्टूडेंट्स मारे गए। ये बंगाली कल्चरल आइडेंटिटी और विरोध की पहली खूनी आवाज थी। तो ये सिर्फ कल्चर पर हमला नहीं था, ये तो सीधी सीधी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी। पूर्वी पाकिस्तान की झूठ से देश को सबसे ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन उस पैसे से वेस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्री, सड़कें और सेना खड़ी हो रही थी। सोचिए, पूरब का पैसा पश्चिम को अमीर बना रहा था। और फिर आया साल 1970। इस साल दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सुलह के, कह सकते हैं कि सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या थी, एक ऐसा धोखा जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। नवंबर 1970 में इतिहास के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक भोला साइक्लोन पूर्वी पाकिस्तान से टकराया। अंदाजा है कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इस तबाही से भी ज्यादा दर्दनाक थी वेस्ट पाकिस्तान की सरकार की बेरुखी। मदद बहुत देर से और बहुत कम पहुंची। इस रवैये ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास करा दिया कि वेस्ट के हुक्मरानों के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। लोगों में ये बात घर कर गई कि हमारे मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी माहौल में पाकिस्तान के इतिहास के पहले निष्पक्ष चुनाव हुए, और जो नतीजे आए वो ऐतिहासिक थे। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 300 में से 167 सीटें जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की। मतलब जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। डेमोक्रेसी के हिसाब से पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री एक बंगाली होने वाले थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका स्टैंड क्लियर था, एक बंगाली पाकिस्तान पर राज नहीं करेगा। उन्होंने पावर ट्रांसफर करने के बजाय नेशनल असेंबली को ही सस्पेंड कर दिया। और बस यही वो पल था जब एक लोकतांत्रिक, एक साथ रहने वाले पाकिस्तान का सपना टूटकर बिखर गया। ये तो लोकतंत्र का खुला गला घोटना था। जब लोगों की आवाज को इस तरह कुचल दिया गया तो हथियार उठाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान का आखिरी और सबसे खूनी चैप्टर था। अब देखते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल क्राइसिस आजादी की एक भयंकर आग में बदल गया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्चलाइट। पर यह कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये बंगाली आवाम के खिलाफ आतंक का एक सोचा समझा प्लान था। उन्होंने स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, पत्रकारों और यहां तक कि बंगाली पुलिस और सैनिकों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया, ताकि विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया जा सके।
और इसी क्रूरता के जवाब में 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। हालांकि उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी आवाज़ ने एक क्रांति की आग जला दी थी। अब इस क्रांति की मशाल को थामा मुक्ति बाहिनी ने। ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ये तो आम लोग थे, स्टूडेंट्स, किसान, बंगाली सैनिक, जो अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक ज़बरदस्त गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से बचने के लिए लोगों ने अपना घर-बार सब कुछ छोड़ा। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ लोग, यानी 10 मिलियन, अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही सरहद पार कर भारत आ गए। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े रेफ्यूजी क्राइसिस में से एक था। अब सवाल ये था कि 1 करोड़ लोगों का ये बोझ कौन उठाएगा? ये बोझ सीधा भारत पर आ पड़ा। ये मसला अब पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा था। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था जो भारत की सरहदों पर दस्तक दे रहा था, और दुनिया अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक तरफ नरसंहार, दूसरी तरफ एक गुरिल्ला वॉर, और साथ में 1 करोड़ रिफ्यूजी। इन सब के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग अब लगभग तय थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन बेबस शरणार्थियों की तादाद थी जो पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागे चले आ रहे थे। और ये बात उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को साफ नजर आ रही थी। वो जानती थीं कि ये सिर्फ एक रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं है। नहीं, ये तो भारत के वजूद के लिए, उसके अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा था। एक ऐसी आग जो देश को अंदर ही अंदर से जलाकर राख कर सकती थी। 1971 का आधा साल बीतते बीतते हालात बेकाबू हो चुके थे। देखिए, संकट कितना गहरा था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग, चारों तरफ फैलती बीमारियां, और हर रोज हजारों की तादाद में लोग सीमा पार कर रहे थे। भारत की इकोनॉमी वो पूरी तरह से चरमरा रही थी, और देश के अंदर सोशल टेंशन भी पीक पर था। ये एकदम साफ था कि युद्ध पहली पसंद तो नहीं है, लेकिन शायद अब वही आखिरी रास्ता बचा था। तो ऐसे में भारत ने क्या किया? सीधे सेना भेज दी? नहीं, सेना भेजने से पहले इंदिरा गांधी ने एक और दांव खेला, कूटनीति का। उन्होंने तय किया कि इस संकट की असलियत पूरी दुनिया के सामने रखी जाए, और इसी मिशन पर वो निकल पड़ी दुनिया के दौरे पर। ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, अमेरिका, उन्होंने हर बड़े देश के दरवाजे पर दस्तक दी। हर बड़े नेता से मिली ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा सके। वो दुनिया को बस ये समझाना चाहती थीं कि ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। लेकिन दुनिया के हर कोने से वैसी मदद नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। खास तौर पर अमेरिका, उसका रवैया तो एकदम अलग था। एक तरफ भारत चीख चीख कर कह रहा था कि ये एक नरसंहार है, एक जेनोसाइड है, और दूसरी तरफ अमेरिका इससे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा था। तो सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा था? इसका जवाब छिपा है कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स में। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर सोवियत संघ के खिलाफ चीन से हाथ मिलाना चाहते थे, और पाकिस्तान उनके लिए चीन तक पहुंचने का एक सीक्रेट रास्ता था, एक ब्रिज। प्रेसिडेंट याहिया खान उनके लिए एक बहुत जरूरी दोस्त थे, और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। तो जब डिप्लोमेसी के ज्यादातर दरवाजे बंद नजर आने लगे, तब भारत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से उसे एक बड़ा फैसला लेना था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ चीन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। तो क्या ऐसे में भारत इस लड़ाई में अकेला पड़ गया था? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल था, और इसका जवाब मिला अगस्त 1971 में। भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, और इस एक कदम ने रातों रात पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया। ये संधि सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी, ये एक मिलिट्री शील्ड थी, एक सुरक्षा कवच। इसका मतलब साफ था, अगर अमेरिका या चीन ने भारत के मामले में दखल दिया तो उन्हें सोवियत संघ से निपटना होगा। बस इसी एक गारंटी ने भारत को वो कॉन्फिडेंस दे दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो डिप्लोमैटिक कवर तो मिल गया, अब बारी थी मिलिट्री तैयारी की, और इसकी कमान किसके हाथ में थी? द वन एंड ओनली जनरल सैम मानेकशॉ। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, मैं मॉनसून में जंग नहीं लड़ूंगा, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वो सही वक्त का इंतजार करना चाहते थे जब भारतीय सेना जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो महीनों की तैयारी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई।
अब समय था स्ट्रैटेजी को कागजों से निकालकर जंग के मैदान में उतारने का। और मजे की बात यह है कि युद्ध की शुरुआत भारत ने नहीं की, ये शुरुआत की पाकिस्तान ने। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला बोल दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसी रात इंदिरा गांधी ने देश को बताया कि हम पर हमला हुआ है और अब हम युद्ध में हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर भारत की स्ट्रैटेजी वाकई कमाल की थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने एक जबरदस्त ब्लिट्सक्रीग जैसी रणनीति अपनाई। बड़े शहरों में फंसकर टाइम वेस्ट करने के बजाय सेना बिल्कुल सीधे राजधानी ढाका की तरफ बढ़ी और पाकिस्तानी आर्मी को चारों तरफ से घेर कर पूरी तरह से काट दिया। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा जबरदस्त रहा। कुछ ही दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने आसमान पर पूरा कब्जा कर लिया। नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट से पाकिस्तानी नेवी की कमर तोड़ दी, और जमीन पर हमारी सेना मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों के साथ मिलकर तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हवा, पानी, जमीन, भारत तीनों मोर्चों पर पूरी तरह हावी था। और इसी टोटल डोमिनेंस का नतीजा था ये एक और नंबर, 93,000। जी हां, पूर्वी पाकिस्तान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक पूरी तरह से घिर चुके थे। उनके पास ना तो रसद बची थी, ना भागने का कोई रास्ता था और ना ही बचने की कोई उम्मीद। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ढाका में पाकिस्तानी फौज सरेंडर की तैयारी कर रही थी, तब हजारों मील दूर एक और ही खेल चल रहा था। ये सुपर पावर्स की शतरंज की बिसात थी, जहां आखिरी और सबसे खतरनाक चालें चली जा रही थीं। तो अमेरिका ने अपनी चाल चली। भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। और इस बेड़े में क्या था? न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज। ये भारत के लिए एक खुली धमकी थी, एक सीधी चेतावनी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, भारत अब अकेला नहीं था। जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को उसे रोकने के लिए भेज दिया। ये एक तरह का चेकमेट था। कोल्ड वॉर अब भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। तो अब सिचुएशन देखिए, बेहद तनावपूर्ण। एक तरफ अमेरिकी 7वां बेड़ा, दूसरी तरफ सोवियत न्यूक्लियर पनडुब्बियां, 2 सुपर पावर्स आमने सामने। लेकिन कोई भी सीधे सीधे भिड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और सोवियत संघ के इसी एक कदम ने अमेरिकी दखलंदाजी को रोक दिया और इस जंग को एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही बनाए रखा। तो देखिए, एक तरफ मैदान में जबरदस्त सैन्य जीत और दूसरी तरफ सोवियत संघ की डिप्लोमेटिक ढाल। इन दोनों चीजों ने मिलकर नतीजा पहले ही तय कर दिया था। ढाका बस गिरने ही वाला था। इंटरनेशनल प्रेशर बेअसर हो चुका था और एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म अब बस कुछ ही घंटों की बात थी। अब जरा इस घेराबंदी का स्केल समझिए। मतलब ढाका पूरी तरह से घिर चुका था। उत्तर से इंडियन आर्मी बढ़ रही थी, पूरब और पश्चिम से मुक्ति बाहिनी ने रास्ते एकदम सील कर दिए थे, और आसमान पर, उस पर तो इंडियन एयरफोर्स का पूरा कब्जा था। सीधी सी बात है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और अंदर पाकिस्तानी सेना की हालत पूछिए मत। हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ना उनके पास गोला बारूद था, न खाना, घायलों के लिए कोई मेडिकल सप्लाई तक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद भी नहीं थी। जाहिर है, मोराल पूरी तरह से टूट चुका था। और इस पूरी नाउम्मीदी को ना पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हेड लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, अब लड़ाई नहीं, तबाही होगी। उन्हें यह साफ साफ दिख रहा था कि अब लड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। तो एक आखिरी दांव खेला गया। UN से अपील की गई कि सीज फायर करवा दिया जाए, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। अब कोई बातचीत नहीं होगी। शर्त सिर्फ एक थी, और वो नॉन नेगोशिएबल थी, बिना शर्त सरेंडर। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और फिर वो दिन आया, 16 दिसंबर 1971। एक ऐसी तारीख जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस पूरे हिस्टोरिकल मोमेंट के सेंटर में 2 बड़े सैन्य अफसर थे। एक तरफ थे भारतीय और जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी। अच्छा, ये सब हो कहाँ रहा था? ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में, जिसे आज हम सुहरावर्दी उद्यान के नाम से जानते हैं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, बस एक मेज, 2 कुर्सियां और हजारों लोग जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए वहां जमा थे। जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर साइन किए और उसी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। सोचिए जरा,
93,000 सैनिक, ये नंबर अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। और ये नंबर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक ऐसी हार थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो एक तरफ जहां एक जंग खत्म हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक नए देश का जन्म हो रहा था। ये बांग्लादेश के उदय की सुबह थी। और जैसे ही सरेंडर की खबर फैली, ढाका की सड़कों पर मानव भावनाओं का एक सैलाब आ गया। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, जॉय बांग्ला, यानी बंगाल की जीत। लोगों की आंखों में खुशी के, राहत के आंसू थे। सालों का लंबा और दर्दनाक संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया था। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया। और जब वो अपनी आज़ाद धरती पर वापस लौटे तो लोगों ने उन्हें बंगबंधु यानी राष्ट्रपिता की उपाधि दी। आज ढाका की धरती पर लोकतंत्र और मानवता की जीत हुई है। ये शब्द थे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, जो उन्होंने भारतीय संसद में कहे थे। पूरे भारत में जश्न का माहौल था। ये एक बहुत बड़े गौरव का पल था। 1972 में शिमला में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। एक तरफ थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान के नए लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो। इस समझौते में कुछ बड़ी बातें तय हुईं। भारत सभी 93,000 युद्धबंदियों को रिहा करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को शांति से सुलझाया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को ऑफिशियली मान्यता दी जाएगी। इस हार का असर पाकिस्तान पर बहुत गहरा पड़ा। वहां एक आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ और ऑफिशियली ये माना गया कि ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। एक देश का अपनी इतनी बड़ी नाकामी को मानना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।